Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Today's session is all about NTSC examinations. So those who has joined today, जो जिन बच्चों ने आज प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है, so let me tell you one thing, NTSC is your scholarship based examinations, okay, and comprising of two stages, stage 1 and stage 2, and it has got 200 questions along with one you'll be getting one mark for one correct answer for each questions. So NTSC, as of now, in NTSC we have done one chapter, that is motions, and this is your second chapter that will be covering in today's sessions, that is force and laws of motion. So jaldi se ek bar dekh lete hain hum. As you already know, stage 1 is your state-based examinations and stage 2 is your national-based examinations. Stage 1 में जो भी qualify करेगा, they'll be moving to stage 2, and stage 2 is conducted by NCERT. We already know all these things. So we'll be moving forward, and जल्दी से एक बार थोड़ा सा marking scheme देख लेते हैं. Marking scheme comprises of 200 questions, and एक question जो math में along with 100 question you'll be getting 100 marks, as well as in SAT comprises of social studies, maths and science, ये भी 100 mark का होता है, and you'll be getting 100 marks from it. So in totality you'll be having 200 marks. Okay, so you can get 200 marks, out of which most of the time it depends upon state to state how much is the qualifying marks. कुछ स्टेट में 170, कुछ स्टेट में 180 भी होता है भाई, है ना. So depending on that you can qualify different state level examinations. Okay. So syllabus comprises of your class 9th as well as class 10th standard. We already know, we have already discussed all these things. Okay, so we'll be moving forward. In today's session we'll be doing our second chapter of class 9th standard, that is force and laws of motion. Okay, so as of now हम motion कर चुके हैं भाई. So let us see how many of you have joined as of now. Okay, शिवानी ने join कर लिया है, हर्षित, अरिजीत, वंश, and still you are joining. So okay, Kabir has also joined. ठीक है, I hope आपने पहले के जितने भी सेशंस कर लिए होंगे. ठीक है, हर्षित, have you covered all the sessions? Yes sir. ठीक है, मोशन चैप्टर का रिवीजन हो गया. आई थिंक we have covered lot of questions, है ना. तो आई होप कि सबने क्वेश्चंस वगैरह ट्राई कर लिए होंगे जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए थे आपको. ओके, सो देखो भाई, लॉज ऑफ मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूटन्स एंड न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, एंड इवेंचुअली विल बी कवरिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशंस. ओके, सो पहले चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा थोड़ा ग्लांस ले लूँ भाई, आपको और कितना आता है, ठीक है, और कितना एनहेंसमेंट की और जरूरत है. यस कबीर, ये बताओ, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये हम कौन से लॉज में पढ़ते हैं, न्यूटन्स के कौन से लॉज में पढ़ते हैं? बताओ. फर्स्ट लॉ में ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ जितने भी इनर्शियल, इफ अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट तो वो रेस्ट में ही रहेगा. इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, या कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन को एक्वायर करेगा. सो दैट विल बी कवरिंग इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन बिलोंग्स टू मयंक. मयंक जल्दी बताओ कि एक्शन रिएक्शन पेयर ये कौन किस में आता है, न्यूटन्स कौन से लॉज में आता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना. चलो, वेरी गुड. एंड नाउ सृष्टि, टेल मी वन थिंग कि कौन से लॉ में वी कैन डिफाइन दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम? यस, सेकेंड लॉ. यस, इट इज सेकेंड लॉ. सो जितने भी सारी चीजें हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी सारी चीजें हम आज कवर करने जा रहे हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी हम कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द सब्जेक्ट फर्स्ट. आई होप कि आपने सारे मोशन चैप्टर अच्छी तरह से रिविजन कर लिया है. ग्राफ हो गया, एंड एज वेल एज डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वर्टिकल मोशन, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में. सो इन सब्जेक्ट एट ग्लांस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज the topics like
फर्स्ट लॉ जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना। सो थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के। सो सारे न्यूटन्स के लॉ है ना, तो न्यूटन ने डिवाइस किया था, न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ओके, देन विल बी कवरिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने थोड़ा बहुत आपको आता होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर गन सिस्टम या कैनन सिस्टम या कोलिजन बेस्ड सिस्टम, सारे न्यूमेरिकल हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एस्पेक्ट से हम कर सकते हैं। ओके, लाइक गन कैनन सिस्टम, दो ब्लॉक्स आके कोलाइड किया, है ना, उसके बाद कोलिजन के बाद आफ्टरवर्ड्स व्हाट वुड बी देयर मोमेंटम, ये सारी चीजें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है इस चैप्टर में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट टॉपिक थोड़ा सा हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, आई होप कि दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड थोड़ा सा इसको और एक्सेल करना है एंड सर्कुलर मोशन थोड़ा सा और एक्सेल करने की आपको जरूरत है। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बताओ भाई, कौन बताएगा? यस दक्ष, बोलो। ठीक है, अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में है या वो कंटिन्यूस मोशन में है, लाइक यूनिफॉर्म मोशन 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल रिमेन इन अ कंटिन्यूस मोशन। ठीक है, until and unless a force acts on it and to change its state of rest or uniform motion. Is it clear? जब तक ये फोर्स नहीं लग जाता तब तक वो अपना रेस्ट का स्टेट एज वेल एज यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज नहीं करेगा। ओके, सो इसका मतलब फोर्स लगना जरूरी है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये रेस्ट में ही रहेगा और ये कांस्टेंट मोशन में भी जाएगा। मैं जब फोर्स की बात करता हूं तो मैं हमेशा नेट फोर्स की बात करता हूं। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इस पे इधर से अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या? नो। तो इसका मतलब व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स और बैलेंस्ड। ठीक है, तो मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म motion. I hope this thing is clear to everyone. This law is also based on the law of conservation of this law is based on law of inertia. Inertia क्या होता है? Inherent property, खुद की प्रॉपर्टी रेस्ट में रहने की, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की, इसकी प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं inertia. The inherent property of a body by virtue of which it tend to be in a state of rest or uniform motion. ठीक है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म मोशन में रहने की या रेस्ट में रहने की, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना उसकी टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो कोई पाथ पे जा रहा है तो पाथ को रिटेन करना, डायरेक्शन को रिटेन करना, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस, अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसिटी क्या होगी? सीधे जाने की होगी, टेंजेंशियली। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन को रिटेन करने की प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल जल्दी बताओ, कौन कौन बता देगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल बताओ। सर जैसे गाड़ी चल रही है उस पे ब्रेक ऑन हो तो। हाँ ठीक है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, देखो एक डायग्राम बना लेते हैं बढ़िया सा, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। देखो, चलो लो गाड़ी बना दिया है ना। एक पर्सन है, स्टैंड कर रहा है भाई यहाँ पे बस में, ठीक है, बस आगे फॉरवर्ड अब एकदम से स्टार्ट हुआ है, तो दैट मीन्स कि इसका लोअर पोर्शन तो रेस्ट में था,
इनिशियली बस के साथ, बस के कांटेक्ट में है ना? तो जैसे ही बटन बस सडनली स्टार्ट होगा तो इसका जो लोअर पोर्शन जो बस के टच में है, इट कम्स इनटू मोशन. ओके, इफ इट कम्स इनटू मोशन, द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज रिमेन्स एट रेस्ट. इसका लोअर पोर्शन किस में है? रेस्ट में है. तो दैट मीन्स यू विल फील अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट जर्क इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज द बॉडी टेंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. अपर बॉडी रेस्ट में है, नीचे बॉडी जो लोअर बॉडी है जो कि बस के कांटेक्ट में है, मोशन में आ गया, तो ये अपर बॉडी पीछे ही रह जाएगा ना? यस, टेल मी. सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी की रेस्ट में रहने की टेंडेंसी. ओके, अब देखो, अब ये मोशन में है भाई, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो पूरा मोशन में आ गया बॉडी, है ना? अब सडनली जब ब्रेक लगेगा तो लोअर पोर्शन जो कि बस के कांटेक्ट में है ये स्टॉप हो जाएगा पहले, बोलो, है ना? तो ये लोअर पोर्शन स्टॉप में हो जाएगा, तो अपर पोर्शन तो कंटिन्यूसली 20 की स्पीड से आगे मूव करने की टेंडेंसी होगी इसकी, क्योंकि नीचे. ठीक है, सो अपर बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, सो दैट मीन्स कि यू विल फील अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो आप एकदम से आगे की तरफ क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चले जाओगे जब भी ब्रेक लगेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. इज इट क्लियर? टेल मी. ओके, चलो, ये सारा हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, है ना? एंड देन कम्स योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन तो ऑलरेडी बता दिया आपको. कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे जाता है, ठीक है, अगर इसके टायर, मान लो ये कार है ना, कार्स के टायर्स में स्लिपिंग ज्यादा हो गई, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ हो जाएगी? सीधे चले जाने की, है ना? तो टेंजेंशियली वो आगे चला जाएगा. तो अपने डायरेक्शन को रिटेन करने की प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैन यू गिव यू सम मोर एग्जांपल ऑफ इट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल बताओ, एक दो. Yes, Disha, tell me. Yes, डस्ट पार्टिकल जब हम बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है? रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है उसकी. तो डस्ट जो आगे चला, जो मैट है, मैट आगे चला गया, बट डस्ट पार्टिकल वहीं रह गया, है ना? चलो, और भी हो गया. यस, ठीक है, ऐसे ढेर. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? एंड नॉट ओनली दैट, आप जब क्या नाम है, राइपन्ड फ्रूट्स वगैरह होते हैं, लाइक मैंगो, है ना, उसको हिलाते हो, है ना, ट्री के ब्रांच को हिलाते हो तो गिर जाता है. क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहने की टेंडेंसी होगी. जो आम है, आम जो लगा हुआ है ना, तो आम, ओके रुको, ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच ऊपर से शेक करेगा क्योंकि आप हिलाओगे ब्रांच को, तो इसकी टेंडेंसिटी आम की क्या रहेगी? रेस्ट में ही रहने की, है ना? तो ब्रांच ये आगे चला जाएगा तो यहां से टूट जाएगा, तो आसानी से नीचे से कैच कर लोगे आप. ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सो कम टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. भाई न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी पढ़ लेते हैं हम. यस, बोलो. जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा, है ना? तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो मोशन में आ जाए, है ना? तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी. ठीक है, ओके. सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ? अब फोर्स लगा, force applied on a body is directly proportional to change in momentum per unit time, है ना? change in momentum. dp क्या हो गया? small change in momentum. dt क्या हो गया? small change in time. ओके,
सो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट जाता है, जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जड़ता है तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है के, लेट इट बी के, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीपी बाई डी टी। के की वैल्यू इस टाइप से लेते हैं न्यूमेरिकली, सो दैट एफ मस्ट बी इक्वल टू डीपी बाय dt, है ना। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो चेंज डीपी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम क्या होगा भाई, कितना टाइम लगा। सपोज करो एक बॉडी है, इस पे फोर्स F लग रहा है, इसका मास m है, इनिशियल मोमेंटम u है, u स्पीड से जा रहा था, ये फोर्स लगता जा रहा है, ये फाइनली v स्पीड तक जाएगा, फोर्स अभी भी लग रहा है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कितना टाइम लगा बढ़ने में, t, मास m है, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mu, फाइनल मोमेंटम कितना है इसका mv, है ना। एंड मोमेंटम इज ऑल्सो अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि मास तो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज इट, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। तो ये फोर्स का इक्वेशन देता है भाई, तो फोर्स इज नथिंग बट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पर यूनिट टाइम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, एम यू डिवाइडेड बाई टी, तो m का कॉमन ले लो तो इट वुड बी इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन है चेंज इन मोमेंटम होता है v माइनस यू बाय टी के बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगेन बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मास की डायरेक्शन में होगी, जो मोमेंटम का चेंज आता है, ये जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, वो मोमेंटम का चेंज फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये जो चेंज की डायरेक्शन, क्योंकि टाइम में तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वही चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की है वही फोर्स की है, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, वही डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की भी होगी, ठीक है। तो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। एंड दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यूनिट की तो जरूरत नहीं है, इसका ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कितना होगा, अगर 1 kg ब्लॉक पे एक्सेलरेशन आ जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। इफ 1 kg ब्लॉक पे 1 मीटर फोर्स लगाओ और उसका एक्सेलरेशन इतना हो जाता है, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन के बराबर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। एंड दिस इज इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है यही। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में लेके आना है ना। लेंथ को सेंटीमीटर में होना चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए, दिस हैज टू बी इन सेकेंड्स, ठीक है। सो क्या होगा सीजीएस यूनिट, कोई बता सकता है, डाइन, वेरी गुड। सो डाइन शुड बी, इट शुड बी, और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि न्यूटन बिगर टर्म है एंड डाइन इज अ लोअर टर्म। और 1 डाइन कितने के बराबर होगा फिर, 10 raised to power -5 न्यूटन। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर सेइंग, -5, ठीक है ना। तो ये सब चीजें एक्सप्रेशन के लिए याद रखेंगे, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। सबके सीजीएस यूनिट, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, ठीक है, उसका सीजीएस यूनिट क्या है, इसका एसआई सिस्टम में क्या है, एमके सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आप लर्न करके रखेंगे पहले से ही। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड। देन कम्स योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बताओ क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं,
किसी भी चीज पे, तो दैट इज माय एक्शन, है ना. अगर ये वॉल है जस्ट लाइक दिस, वॉल पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो ये मेरा एक्शन है. दिस इज द एक्शन दैट आई एम अप्लाइंग. तो मेरे को एक्शन का क्या निकलेगा, क्या क्या मिलेगा, रिएक्शन. मुझे रिएक्शन भी मिल जाता है. एंड दिस एक्शन का जो एक्शन इज नथिंग बट द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग ऑन द वॉल. एंड व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन फोर्स इज द वॉल दैट अप्लाइंग द फोर्स ऑन मी. ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूं ये एक्शन, वॉल अप्लाई कर रहा है रिएक्शन. ठीक है, एंड दीज एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर अपोजिट, हमेशा अपोजिट होते हैं. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दीज एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं एंड अपोजिट बॉडीज पे एक्ट करते हैं. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. To every action there is equal and opposite reaction, and these action reaction pairs are equal in magnitude and always acts on two different bodies. I hope this thing is clear. Newton's third law. बोलो. अब देखो, आपने ढेरों एग्जाम्पल पढ़े होंगे ना. टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है भाई बुक. ठीक है, बुक का मास है m, तो कितना लग रहा है वेट, mg से नीचे जाना चाहता है ना. सो बट इट इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड. व्हाई इज इट सो? टेबल भी अप्लाई कर रहा है ऊपर फोर्स, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है. दिस इज रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं या नॉर्मल से डिनोट करते हैं? नॉर्मल. नॉर्मल क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल mg के बराबर होता है. क्लियर? नॉर्मल फोर्स क्या है? जो टेबल अप्लाई कर रहा है ऑन ब्लॉक. अब ब्लॉक कितना अप्लाई कर रहा है? वेट, अपना खुद का वेट अप्लाई कर रहा है नीचे, तो बट इट इज नॉट मूविंग. तो इसका मतलब नेट फोर्स बैलेंस्ड है. अगर ये मूव नहीं कर रहा तो नेट फोर्स जीरो है. तो वो जीरो कब हो सकता है? जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो, है ना. तो m kg ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और n ऊपर लग रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज एट रेस्ट, बिकॉज n इज इक्वल टू mg के बराबर है. ठीक है, सो वी कैन से दैट बॉडी कैन बी एट रेस्ट. सो इफ इट इज एट रेस्ट, दैट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. वी कैनॉट से दैट द फोर्स इज जीरो. वी कैन ओनली से दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज zero. I hope Mayank clear है everything. Okay, just a minute. ठीक है भाई, so we shall move forward. ठीक है, so this is very much easier to learn. Action reaction pair, बस आपको यहाँ पे ये लर्न करने की जरूरत है. एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. जितना फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा भारी होगा ये इसका मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वेट लगाएगा, उतना ही ज्यादा रिएक्शन फोर्स आएगा. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. अब जल्दी से, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेते हैं हम. We know that we already know that force is equal to change in momentum P final minus P initial per unit time. यही होता है. अब अगर किसी सिस्टम में कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है. Sir, what is isolated system? Isolated system are those systems which is not affected by other system, in which the forces are internal only. बाहर में जो भी फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं उस पे, उसकी वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, खुद के इंटरनल फोर्स की वजह से इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. जहां बाहर के सिस्टम की वजह से जो फर्क पड़ रहा है उसका इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है हमें. ठीक है, तो एक सिस्टम में मान लो, सिस्टम में देख लो एक बॉल है ना. एक बॉल m1 है, वो u1 स्पीड से जा रहा था. ठीक है, इसमें दो सिस्टम है. एक दूसरे बॉल है m2 जिसकी स्पीड 0 है. अब ये से कोलिजन होगा, तो बाहर से हमने कोई फोर्स दिया है क्या? नहीं दिया. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हम बाहर से कोई फोर्स नहीं देते. ये अपने खुद के फोर्स की वजह से ये क्या होगा, इसका मोमेंटम में चेंज आएगा. तो अब क्या करेगा, बाद में जाके इसको हिट करेगा. हिट करने के बाद दोनों कुछ स्पीड से आगे जाएंगे.
दोनों की स्पीड अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है ना। तो बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं दिया है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो जितना भी मोमेंटम पहले था सिस्टम का, ये इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 इंटू 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इनिशियल मोमेंटम कोलिजन के बाद सपोज करो m1 की स्पीड हो गई v1 और m2 की स्पीड हो गई v2, ठीक है। तो इनिशियल बाहर से जब मोमेंटम नहीं देते हो तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कुछ इस टाइप से लिख सकते हो आप, इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वी कैन इजीली से दैट P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। जब हम बाहर से कोई फोर्स नहीं देते तो सिस्टम का इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस 0, क्योंकि इसकी स्पीड 0 है। फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो अगर मान लो ये दोनों चिपक जाते तो इन दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी v होती, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, है ना। तो यहां क्या कर दोगे, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v, ठीक है। सो m1 प्लस m2 अगर ये दोनों चिपक गए, टकराने के बाद दोनों चिपक गए, तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना। तो अब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v। तो इसको अब इसके पहले वाले मोमेंटम के साथ इक्वल कर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, यहां पे सिर्फ डायरेक्शन का फर्क लेना होता है। मान लो कुछ इस टाइप से इक्वेशन है आपकी, बॉल इज लाइक दिस, ये कोलिजन के बाद ये इधर से आ रहा था u1 स्पीड से, ये इधर से जा रहा था u2 स्पीड से, ये m1 है, ये m2 है, दिस इज m1, ये अभी भी v1 स्पीड से जा ही रहा है। हमें नहीं पता कि m2 की स्पीड क्या होगी, तो मैं v ले लेता हूं जिसकी निकालना है। हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है, तो अब क्या करोगे, क्या इक्वेशन पुट करोगे, m1 u1 माइनस m2 u2। क्यों, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, ये तो इधर आ रहा था ना, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1, ये ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन दे रखी है कि भाई ये स्ट्रेट ही जा रहा था, टकराने के बाद भी स्ट्रेट ही जा रहा है, प्लस m2 v। ये फाइंड आउट हम आसानी से कर सकते हैं, v की डायरेक्शन क्या होगी इस इक्वेशन से। अगर v की वैल्यू में पुट किया, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो टकराने के बाद भी ये इधर ही जाएगा। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो टकराने के बाद इधर आएगा। इज इट क्लियर, है ना। तो इस टाइप से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सो सेम इज द केस फॉर रिकॉलिंग ऑफ द वेलोसिटी गन। रिकॉलिंग ऑफ द गन के बारे में हम सेम प्रॉब्लम्स करेंगे थ्रू न्यूटन्स, नॉट न्यूटन्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सो जल्दी से गन प्रॉब्लम भी देख लेते हैं हम। सपोज एक चीज और, जैसे हम कोलिजन कर रहे हैं ना यहाँ पे, जब ये कोलिजन होता है, जब ये कोलिजन के टाइम की बात बता रहा हूं मैं, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, कोलिजन टाइम पे इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इस पे लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज अ फोर्स ऑन सेकेंड ब्लॉक बिकॉज ऑफ फर्स्ट, दिस इज अ फोर्स ऑन वन ब्लॉक बिकॉज ऑफ सेकेंड। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये दोनों क्या है, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। बोल रहे हो ना क्यों भाई फोर्सेस, मोमेंटम क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल कोलिजन, इंटरनल फोर्स की वजह से। आगे वाली ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, सेकंड वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा, बोलो इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है ना। इसकी स्पीड घटेगी बिकॉज द फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स व्हाई इट्स स्पीड में डिक्रीज, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी और इसकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि इस पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है, इस पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो।
दिस इज वन डायमेंशन कोलिजन, जहां पे एक ही डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है भाई। शौर्य, इज इट क्लियर? यस सर, एक बार आप बता सकते हैं फिर से? ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो, सपोज करो ये M1 ब्लॉक है और ये वाला M2 है। ये स्पीड था U1 स्पीड थी इसकी, इसकी स्पीड कितनी थी U2। अब बताओ, ये इसको कोलिजन करना आ रहा है। अगर U1 ग्रेटर U2 से होगा तभी कोलिजन होगा। अगर इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तो कोलाइड करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, U1 की स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब आके टकराया, टकराने पे ये फॉरवर्ड फोर्स इसको आगे धकेलेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ वन। एक्शन का रिएक्शन होगा इस पे भी, पीछे वाले पे, है ना। तो इस पे भी फोर्स सेम ही मैग्नीट्यूड का लगेगा, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, इसकी स्पीड को घटा देगा, घट जाएगी। तो फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई v1, और ये कितनी हो गई m1, ये m2 था, इसकी स्पीड कितनी है v2, लेट की इसकी स्पीड v2 है। तो अब बताओ, इन दोनों का सेपरेशन बढ़ने के लिए v2 v1 से बड़ा होना चाहिए ना। टेल मी। अब ये दोनों का सेपरेशन बढ़ता जाए तो ये वाला आगे वाला बॉल ज्यादा स्पीड से जाना चाहिए ना एज कंपेयर टू पहले वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा थिंक करो। सिचुएशंस सेम ही इक्वेशन लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट सिचुएशन में भी डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चिपक जाएं। तो अब कंबाइंड वेलोसिटी लेट की v है, तो आप कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे? m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो ये v वेलोसिटी निकाल लो, इसको डिवाइड कर दो, यहां पे इक्वेशन फॉर्म कर लो, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बोलो। चलो भाई आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब जल्दी से, दिस वाज वन डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन में क्या करोगे? मान लो ये बॉल आया, ऐसे टकराया, टकराने के बाद एक चला गया इधर इस डायरेक्शन में, दूसरा चला गया इधर। दिस इज टू डायमेंशन कोलिजन। अब टू डायमेंशन कोलिजन के लिए अब वेक्टर्स वगैरह को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। जो इसकी स्पीड है, जिसकी स्पीड है, सेम डायरेक्शन में हर एक दोनों एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे मोमेंटम दोनों कंजर्व करना होता है हमें। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम था इस डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में लगाओगे, इसका कंपोनेंट जाने का एक्स एक्सिस में लगाओगे, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, और इन दोनों का सम करोगे। इन दोनों का जो मोमेंटम का सम आ रहा है वो बिफोर कोलिजन के मोमेंटम के सम के बराबर होगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो इसका कंपोनेंट जो ये आ रहा है वाई डायरेक्शन में और इसका कंपोनेंट नीचे जाने का जो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का सम 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो वो हम एक बार टू डायमेंशन कोलिजन भी आपको थोड़ा सा और बताएंगे, बिकॉज टू डायमेंशन कोलिजन वैसे भी आने नहीं वाला है आपके उसमें, है ना। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। सिर्फ वन डायमेंशन कोलिजन ही करो अभी फिलहाल। अब देखो गन सिस्टम देख लेते हैं हम। अब देखो ये गन है, ट्रिगर है, इसमें एक बुलेट है। अभी फायर नहीं हुआ है, फायर होने के बाद ये आगे जाएगा। ये मास ऑफ बुलेट ले लेता हूं मैं, दिस इज मास ऑफ गन। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ गन, ये है मास ऑफ बुलेट। इनिशियल मोमेंटम 0 है सिस्टम का, ट्रिगर करने से पहले दोनों का वेलोसिटी 0 है। अब देखो, अब इसकी वेलोसिटी रिकॉइल इन दिस कि गन कितने वेलोसिटी से रिकॉइल किया, दैट इज द रिकॉइलिंग, कि कितने स्पीड से पीछे जाएगा या आगे जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ गन, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। ये अगर फॉरवर्ड जाता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज वीबी, है ना। तो अब इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, लेट जो पैरामीटर हमें निकालना होता है उसको एज इट इज लिखो v। मुझे नहीं पता v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई डोंट नो, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, प्लस mb/vb, ये फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल के इक्वल कर दोगे 0 के बराबर, बोलो। तो रिकॉलिंग वेलोसिटी कितनी आ रही है, जल्दी बताओ, v कितना आएगा? सर माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन।
अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है भाई? क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया था, है ना, क्योंकि वीबी ये टर्म पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट कि ये जो इसकी डायरेक्शन है इसके रिवर्स होगी। तो सो ये जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगा, रिकॉल करेगा। ओके, देखो जो पैरामीटर निकालना है हमें एज इट इज छोड़ देना है उसको। आई डोंट नो वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई डोंट नो, तो उसको एज इट इज रख दो। बाकी जिन जिन के डायरेक्शन पता है आपको सबके लिखो। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको प्लस एम बी वी बी, ठीक है, इसका मोमेंटम ये है, एंड दोनों को इक्वल करके नेगेटिव साइन आसानी से आ जाएगा। सो दिस इज द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। और अगेन इसमें वही सिस्टम है, स्प्रिंग ने आगे हिट किया होगा फोर्स से, तो इसमें फोर्स लगा तो इसका भी रिएक्शन इस पर लगा होगा ताकि वो पीछे जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गन पे है, तो जितना ज्यादा भारी गन होगा रिकॉलिंग वेलोसिटी उतनी कम होगी, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि कि अगर लाइटर गन लेना चाहिए कि भारी वाला गन लेना चाहिए, है ना, हैवियर गन, यू शुड टेक हैवियर गन और लाइटर गन इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिकॉलिंग वेलोसिटी, यू शुड टेक हैवियर गन, है ना। तो ज्यादा हैवी लोगे तो आपका रिकॉलिंग वेलोसिटी थोड़ी सी जो कंधे पे आएगा, जो आप, या अभी पिस्टल है तो पिस्टल पीछे जाने की वेलोसिटी उसकी कम होगी, ठीक है। या राइफल है, राइफल आप कंधे पे यूज करके सपोर्ट करके यूज करते हो, तो जो रिकॉइल जो पीछे आएगा वो कम होगा रिकॉलिंग वेलोसिटी, जितना ज्यादा भारी होगा राइफल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलो भाई अब जल्दी से, वैसे तो ढेरों एग्जाम्पल है, नॉट ओनली दिस, ये हो गया सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट और भी हो गए, लाइक प्लेयर्स वगैरह में कई बार क्वेश्चन प्लेयर्स पे आ जाते हैं। सपोज प्लेयर 1 है, इधर जा रहा है, प्लेयर 2 है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी वी बी। हॉकी प्लेयर है, एक दूसरे से कोलाइड कर गए, कोलिजन के बाद दोनों चिपक गए, है ना। ऐसा होता नहीं है वैसे जनरली, बट टकरा के वहीं पे चिपक गए, ए एंड बी। तो अब बताओ ये कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, वो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे आई होप, है ना। सेम वही ले लो, विजुलाइज दिस एज अ बॉल, ये बॉल है, 2 बॉल है, एम ए मास का, एम बी मास का, ये है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये स्पीड है, तो कितने स्पीड से इधर जाएगा, ये स्पीड इधर जाएगा, वो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। बी का, हाँ, इसका माइनस लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ये डायरेक्शन इधर आ रहा था ना, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। डायरेक्शन का जल्दी से लेके रखना सब कुछ, क्या नाम है, डायरेक्शन ध्यान से लगाना, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सर बोलो सर F21 और F12 प्लस 1 इन दोनों का सम 0 होगा ना फिर? हाँ, सम तो 0 होगा क्योंकि दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। चलो, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चंस कर लोगे, विल बी मूविंग टू द सर्कुलर मोशन नाउ। सर्कुलर मोशन पे जल्दी आ जाते हैं हम, क्योंकि आज हमें बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन भी करने हैं। सो सर्कुलर मोशन 2 टाइप के होते हैं, वी ऑलरेडी नो। कौन कौन से? यूनिफॉर्म सर्कुलर, यही तो होता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जा रहा है। एम मास का बॉडी है, वी स्पीड से यहाँ जा रहा है, इसकी स्पीड अभी इधर है, अब इसकी स्पीड इधर है, और रेडियस क्या है, आर है, ये सेंटर है, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बिकॉज इट इज मूविंग द सर्कुलर ट्रैक, सो इट इज बिकॉज ऑफ द सम फोर्स, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इससे रिलेटेड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो भी सेंटर की तरफ होगा, है ना। ये हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दोनों सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होगा। अब ये बताओ, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है ना फोर्स के, हमेशा परपेंडिकुलर है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर,
Always perpendicular. So that means work done by this centripetal force must be 0. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस डायरेक्शन में ही है डिस्प्लेसमेंट. दोनों के बीच के एंगल क्या है? सपोज करो ये ऐसे जा रहा था, एस डिस्प्लेस हुआ, एफ एस कॉस थीटा. यही होता है वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 कितना होगा? 0. तो याद रखना वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया है, चाहे टेंशन फोर्स हो गया. अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पे एक थ्रेड ले लो, ये थ्रेड है और थ्रेड में बॉल आपने टाई कर दिया और वो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये टेंशन ही प्रोवाइड कराएगा. इस थ्रेड के अंदर टेंशन है, वही इसको चेंज कराएगा इसकी डायरेक्शन को. तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आ रहा है ना, अब ये सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, तो ये जो थ्रेड के अंदर जो टेंशन है, दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. इन दिस केस अगर ये थ्रेड है ना, तो ये जो टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा. ठीक है. और जो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? टेंशन. ये भी कह सकते हो आप. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? टेंशन. एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स और जो टेंशन है, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन. क्या इसकी स्पीड बढ़ा रहा है? क्या स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ रही है? क्या नहीं बढ़ रही? तो ये जो फोर्स है सिर्फ क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कराता है बस. ठीक है. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द रेडियस. रेडियल, इसको रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, जो हमेशा रेडियस की तरफ एक्ट करेगा. एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोई बता सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो वैल्यू होती है v²/r, है ना? v²/r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r. तो ये आप याद रखें. कोई भी बॉडी जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की. दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है. ठीक है. आप इस टाइप से विजुलाइज करो कि सेंट्रीपिटल तो हमेशा अंदर लगता है, टुवर्ड सेंटर. बस अगर यहां मैं थ्रेड काट दूं तो ये कहां जाएगा? इसकी टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, है ना? तो वो फोर्स भी वही होता है. सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर हैव्स इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. वैसे कोई फोर्स नहीं होता. सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मीन्स व्हाट? फॉल्स फोर्स, है ना? ये फॉल्स फोर्स है. तो आप मान के चलेंगे कि ये जो टेंशन ही प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता है. आप इस टाइप से विजुलाइज करना कि इसकी जब ये और जितना स्पीड बढ़ेगा, इसकी और टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, है ना? तो वो फोर्स ये होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड यही होता है mv²/r. ये याद रखेंगे. तो इन दिस केस टेंशन में जो वैल्यू होगी वो भी होगी mv²/r के बराबर. क्लियर? And this force only changes direction. It does not increase its speed. Increase नहीं करता, ना ही decrease कर रहा है. हाँ बोलो. हाँ बोलो. टेंजेंट, टुवर्ड्स टेंजेंट जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर ही है ना, टुवर्ड्स टेंजेंट. ठीक है. अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये तो था यूनिफॉर्म. सो विल बी स्टडिंग नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ विल बी हैविंग टू फोर्सेस. इसकी स्पीड अब बढ़ती जाएगी भाई. यहाँ v1 है, अब यहाँ v2 है. स्पीड बढ़ रही है, लेट की स्पीड बढ़ रही है. दिस इज सेंटर. तो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स टेंजेंशियल फोर्स लगेगा. ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगा. तो टेंजेंशियल फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना. इसका क्या काम है? सिर्फ स्पीड चलाना. सो यू विल बी हैविंग टू फोर्सेस नाउ, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट. रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट. तो दोनों का नेट किधर होगा? इधर होगा कहीं, वेक्टर का सम, है ना?
और ये दोनों का इधर है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे ले लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है और टेंजेंशियल इधर है, ठीक है। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूँ तो मैं कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ तो कुछ इस टाइप से निकलेगा। इसको सुपर इम्पोज पीछे भी कर सकते हो ऐसे, तो दिस वुड बी द रिजल्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल हुज साइड इज एफ टी एंड एफ सी। तो एफ आर कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स रूट ऑफ एफ सी का होल स्क्वायर प्लस एफ टी का होल स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसको यहां पे पुट करो तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट बॉल का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नेट एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में लगेगा। और नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, रूट ऑफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यही होगा। बोलो, देखो जब इसकी स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो टेंजेंट के लॉन्ग इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, उसको कहेंगे हम टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स है इस डायरेक्शन में जो कि इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। अब देखो सिंपल, जब हम वेक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक वेक्टर सेंट्रीपिटल इस तरफ है, टेंजेंशियल वेक्टर इस तरफ है, टेंजेंशियल फोर्स। तो इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, इट्स लाइक ये मास है ना एम के जी का, ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो कहां जाएगा ये, बोलो। ये FC is pulling it towards its center and FT is pulling it outward, so where it will move, finally it will move like this, है ना। तो ये इसका नेट फोर्स है। तो ये कैसे निकालोगे आप, इस वेक्टर को यहां इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल ही तो बनाना है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दिस इज FC, इसको यहां उठा के यहां ले आओ। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा, रूट ऑफ एफ टी का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर, निकल जाएगा। एक्सेलरेशन भी तो वही होगा, इधर ए सी है, इधर ए टी है, इसमें कोई दिक्कत है ना। आई थिंक आप ये क्लियर है। तो इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। एंड दिस थिंग इज क्लियर। आई होप पूरे चैप्टर का ओवरव्यू एंड सब्जेक्ट का ओवरव्यू, आई थिंक ग्लैंस सब कुछ क्लियर है। न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ, एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज वेल एज सर्कुलर मोशन, बोलो। सो जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कम्स टू योर स्क्रीन नाउ। हाँ बोलो। यस यस यस। सर हम डेल्टा क्या कहते हैं, सर डेल्टा मोमेंटम इज इक्वल टू m into v minus u लिख सकते हैं। सर डेल्टा मोमेंटम इज इक्वल टू m into v minus u। डेल्टा मोमेंटम, यस सर। डेल्टा p, यस सर, यस। m इंटू v minus u। v माइनस u। नहीं सर, सर v कैसे, हाँ सर ऐसे। हाँ लिख सकते हो ना। डेल्टा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ही तो है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। हाँ एक चीज़ और यार, यहाँ पे जब इतना जब देख चुके हो तो एक चीज़ और याद रखना है आपको। वी नो दैट फोर्स इजिकल टू कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम। एक टर्म होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टी, ये क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, इम्पल्स। आई से डिनोट करते हैं, इसको इम्पल्स कहते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम और चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, और चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं एफ का ग्राफ बनाऊं तो इसका एरिया क्या देगा, इंपल्स देगा। तो ये चीज याद रखना है आपको। आप सिंपल वैसे करते हो ना, जैसे वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। तो अगर मैं एफ एंड एस के बीच का
कोई ग्राफ दे गया है But work force तो into displacement. तो इसका एरिया देगा वर्क डन आपको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ का एरिया देगा वर्क डन। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, F इंटू टी के बराबर है, तो एरिया अंडर F इंटू टी विल गिव यू इम्पल्स, और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है। इम्पल्स का यूनिट बताओ, इम्पल्स का यूनिट क्या हो सकता है, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ये भी हो सकता है। ओके चलो क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन कम टू योर स्क्रीन नाउ। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg is suspended to a force of F is equal to kx, मतलब वेरिएबल फोर्स है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। k की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे फोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है kx डिवाइडेड बाय m कर दूंगा मैं, ठीक है। मास गिवन है, k की गिवन है, x गिवन है, तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा, बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है, यस सृष्टि, ओके आदित्य का 10 आ रहा है, यस 10 per seconds. ओके ठीक है, वेरी गुड। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। सो 20 सेंटीमीटर कितना होगा भाई, 20 बाय 100 मीटर के बराबर, सो इट कम्स आउट टू बी कितना होएगा 1/5 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर के बराबर। तो ये वैल्यू पुट करना है इसमें। आसान है क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि बहुत डिफिकल्ट है ये। आ गया सबका, क्या आ रहा था, -10 मीटर, कैसे आ गया आपका, x की वैल्यू +20 रखोगे ना, माइनस में तो गिवन ही नहीं है। ओके आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। आदित्य, कबीर, दिशा, दक्ष, ठीक है, मुस्कान, चलो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। A resultant force of 20 Newton gives a body of mass m and acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी m पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑफ मास m kg का है, ठीक है, इस पे फोर्स लिया है अपना 20 न्यूटन का। इसका एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ बॉडी ऑफ मास m डैश, दूसरा मास है m डैश, एक्सेलरेट्स विद 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेम फोर्स लगाओगे 20 न्यूटन, तो अब पूछा क्या है, द फोर्स कॉजेज द टू masses to acquire the faster what would be the acceleration if the force causes the two masses to acquire a fasten together। मतलब दोनों को अगर साथ में इकट्ठे जोड़ दें m प्लस m डैश, सेम फोर्स लगाओ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा है, क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो आप, बताओ। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अभी तक बहुत बार आपने किया होगा, बट यू आर नॉट रिमेंबरिंग इट राइट नाउ। एम कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना होता है फोर्स बाय एक्सेलरेशन, तो स्मॉल एम कितना होगा, फोर्स कितना है 20 डिवाइडेड बाय 8, एम डैश कितना होगा 20/24 है ना, एम प्लस एम डैश कितना होगा 20/8 प्लस 20/24, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय मास 20/8 प्लस 20/24। इसको सॉल्व कर लो, बहुत डिफिकल्ट है क्या, आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट है। फोर्स लग रहा था दोनों पे 20 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन 8 आ रहा था, इसका एक्सेलरेशन 24 आ रहा था,
तो दोनों पे m1 m एंड m डैश आसानी से निकाल लोगे। दोनों का सम कर दें, अब सेम फोर्स लगाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालना था। कितना आया? यस, सृष्टि का भी आ गया, अब तो दिशा का भी आ गया, अरिजीत का भी आ गया, दक्ष, ठीक है ठीक है, अरिजीत का भी आ गया 6666। तो फोर्थ वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। चलो, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करो। A body of mass 5 kg moving with a velocity of 10 meter per second collides with another body of mass 20 kg at rest. After collision, both moves with the same velocity. Find its common velocity. I hope अब आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन इस टाइप के। शौर्य saying 2, हर्षित is saying 1, इमाद saying 2, कृष्णा 2, शौर्य 2, दक्ष का भी आ गया 2। ओके, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग। हर्षित 2 मीटर पर सेकेंड यू आर गेटिंग, ठीक है ठीक है। चलो देख लो, 5 kg का ब्लॉक है, सिद्धांत का भी आ गया, ठीक है, एंड आदित्य का भी आ गया, with the speed of 10 meter per second collide with another body which is at rest। 20 kg का है, स्पीड 0 है, कोलिजन के बाद दोनों चिपक गए हैं, है ना, इकट्ठे मूव करते हैं, 5 + 20, तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा है। तो इसका मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम ऐड करो, 5 × 10 50 + 0 मस्ट बी इक्वल टू 25 v। तो v आ जाएगा आसानी से 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें अब। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो करो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया अब। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। 2 kg का ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था, और फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स का ग्राफ एंड टाइम का ग्राफ ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ। वी ऑलरेडी नो, अभी आपको बताया था कि एरिया अंडर एफटी ग्राफ क्या आएगा, इम्पल्स। और वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। बस इतना हिंट काफी है। शौर्य इज सेइंग फोर्थ ऑप्शन, ओके ठीक है, 50 आर गेटिंग, ठीक है। ओके, और किसी का नहीं आया? वंश, सिंपल क्वेश्चन है। बॉडी का इनिशियल मोमेंटम 0 है, अब इस पे फोर्स लगा होगा धीरे धीरे, ज़्यादा कम जितना भी लगा होगा। इसका टोटल एरिया निकाल लो, कितना आ रहा है इसका टोटल एरिया, बिकॉज एरिया जो होता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। इनिशियल तो 0 था, फाइनल ऑलरेडी हमें निकालना है, ठीक है, मास ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया आ जाएगा। एरिया इसे निकाल लो, कितना आया, इसका एरिया बताओ, इतने वाले एरिया का
कितना होगा? 1/2 into sum of the parallel sides 4 plus 4 minus 2, ये वाला कितना हो गया 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आएगा 30। ठीक है, इतने का एरिया 30 आ गया। नेक्स्ट, अब ये वाला एरिया निकाल लो, ये भी 30 आ रहा होगा। 1/2 into sum of the parallel side, पैरेलल साइड ये वाला है 20 प्लस 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 6 minus 4 2, तो ये भी 30 आया। अब लास्ट वाला इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 into बेस कितना है इसका 10 minus 6 4, ऑल्टीट्यूड कितना है 20, तो कितना आ रहा है 40। ठीक है, तो एरिया टोटल कितना हो गया 30 प्लस 40 कितना आया 100, मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, मैं मान लेता हूं 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड v हो गई, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड v हो गई, है ना। मास तो ऑलरेडी गिवन है कितना 2, तो v आ रहा है 100/2 which is 50 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। क्या चीज? हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला ना बच्चे, सम ऑफ द पैरेलल, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का तो आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्लियर है ये? यस श्याम, चलो भाई ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड आउट द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस क्या होगा वो पूछा है। म्यू 0 है, दैट मीन्स ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन है नहीं। सिक्सटी न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो 3 kg वाले ब्लॉक पे, 3 10 7 kg का ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है दैट यू नीड टू फाइंड आउट, क्या होगा। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये इसको पुश करेगा, इसका रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, दोनों एक्शन रिएक्शन दोनों सेम होंगे, वो फोर्स क्या होगा। बताओ। शौर्य सिंह 4th ऑप्शन, ओके 51 यू आर गेटिंग। बाकियों का नहीं आया। आदित्य क्या हुआ? अच्छा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हैं? टेल मी। देखो, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सो यू नीड टू फाइंड आउट द कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, ठीक है। ओके, आदित्य सिंह 3rd, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, तो कंबाइंड मास कितना है सिस्टम का 20 kg, है ना। 7 + 10 + 3, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, सो 60/20 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक का भी 3 एक्सेलरेशन है, इसका भी 3 और इसका भी 3, क्योंकि दोनों अटैच्ड है ना,
दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट रिलेशन और कॉन्स्टेंट मोशन. कॉन्स्टेंट मतलब एक का मोशन दूसरे से अफेक्टेड है, एक का मोशन दूसरे से इफेक्टेड है. कांस्टेंट रिलेशन निकालना, कांस्टेंट मोशन कहते हैं इसको. ठीक है, सो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो तीनों का एक्सेलरेशन तो निकल गया, हमें कंबाइंड एक्सेलरेशन निकल गया कि ये अगर तीनों मूव कर रहे हैं तो इतने से एक्सेलरेट करेंगे. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब 3 वाला 3 kg वाला इसको पुश करेगा आगे, वो फोर्स निकालना है. तो आगे वाले कितने ब्लॉक्स हैं? 17 kg का ब्लॉक है जिसको पुश करना है 3 kg वाले ब्लॉक को, है ना. तो ये और ये इसको कितने से एक्सेलरेट कराना है? 3 से. पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कराना है 3 से. तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही होगा. 3 kg वाले ब्लॉक को पुश करना है ना आगे. कितने kg ब्लॉक को पुश करना है? 10 + 7. ठीक है, कितने से एक्सेलरेट कराना है? 3 से. ठीक है, तो द F कम्स आउट टू बी 51 न्यूटन. इसको आप इस वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते हो, 3 kg वाले ब्लॉक से. 3 kg वाले ब्लॉक पे इधर से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये एक्शन इस पे अप्लाई करेगा, इस पे भी रिएक्शन सेम लगेगा. बोलो. ये आगे जाएगा तो ये दोनों ब्लॉक इसको रेजिस्ट करेंगे ना आगे जाने से. तो इस पे फोर्स बैकवर्ड लगेगा, ये वाला फोर्स F बैकवर्ड लगाओगे आप. ठीक है, एक्शन का रिएक्शन एंड दीज हेयर एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो ये जितने से इसको पुश करेगा उतना ही फोर्स इस पे भी लगेगा. ठीक है, तो इसको एक्सेलरेट करना है आगे से कितने से? 3 से. तो नेट फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो 60 इज ग्रेटर देन F. तो नेट फोर्स कितना हो गया? 60 माइनस F. तो एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास. तो इससे फाइंड आउट करो F कितना आ रहा है. व्हाट यू आर गेटिंग? F अभी भी आ गया ना 51. बोलो. सो इसका मतलब चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए. ठीक है, बस हमें कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है. इस वाले ब्लॉक को पुश करेगा तो फोर्स आगे वाले पे फॉरवर्ड लगेगा, इस वाले ब्लॉक पे बैकवर्ड लगेगा क्योंकि जर्क लगेगा ना, ये आगे जाने नहीं देगा. ये 17 kg वाला ब्लॉक इसको आगे रेजिस्ट करेगा जाने से, तो इस पे फोर्स बैकवर्ड लगेगा. ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे. जल्दी से बताओ, व्हाट इज द फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 7 and 10 kg? कितना होगा? 21. कितना होगा बताओ? 21 आ रहा है. इसको आगे 10 kg को पुश करना है ना, आगे वाले ब्लॉक को पुश करना है ना 7 kg वाले को. कितने फोर्स से, कितने एक्सेलरेशन से? 3. तो फोर्स कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स 21 न्यूटन, इन दोनों के बीच का 51 न्यूटन. क्लियर? क्लियर है? आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो. कैसे? आप देखते जाओ. न्यूमरस मेथड यू कैन टेक बट यू विल बी गेटिंग सेम आंसर्स. इन दोनों सिस्टम को कंसीडर करें हम. चलो इसको सिस्टम को कंसीडर करो. ये पीछे का सिस्टम कितना है? 13 kg का. आगे को कितने को पुश करना है? 7 kg को, है ना. इस पे अगर आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो इस पे वही फोर्स बैकवर्ड लगेगा. बोलो. अब पीछे वाला जो सिस्टम है 13 kg का, वो भी एक्सेलरेट कर रहा है 3 से. तो क्या निकालोगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. निकालो. 60 माइनस F मस्ट बी इक्वल टू 13 इंटू 3. F कितना आ रहा है इससे? आ गया इससे भी. अब कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा. इस पे इन दोनों के बीच में 21, इन दोनों के बीच में 51.
बोलो, क्लियर है? सर आंसर कौन सा है? आंसर क्या पूछा था, ए और बी के बीच में ना, तो कितना होगा आंसर? 51 ही तो होगा। 51। वो तो एडिशनली आपको नॉलेज के लिए पूछा है, बी एंड सी के बीच में कितना है। ठीक है, सर बोलो। सर इम्पल्स सर एक वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी? देखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, बोलो क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स क्या है एंड टाइम क्या है, तो क्या क्या होना चाहिए फिर बताओ? तो फिर चलो ये क्वेश्चन करो। In a game of tug of war, condition of equilibrium is exist. Both the teams pulls the rope with a force of 10 raised to the power 4 Newton. The tension in the rope is क्या होगा? एक वायर में, चलो ठीक है पहले क्वेश्चन करो। टग ऑफ वॉर है, ठीक है, ये रोप है, इधर खींच रहे हो आप, रोप है ना, उल्टा हो गया इधर खींचेंगे, tell me. Tension in the rope is, some of you are saying 0. इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इतना फोर्स रोप, बोथ द टीम आर पुलिंग द रोप विद द फोर्स ऑफ, ये इधर से इतना 10 रेज़ टू पावर 4 से खींच रहा है, ये भी 10 रेज़ टू पावर 4 से खींच रहा है। सो सम ऑफ यू आर सेइंग 0, दिशा इज सेइंग 0। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक रोप के अंदर अगर किसी रोप को आप खींचते हो तो सारे पॉइंट पे, इफ इट इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग, तो सब जगह टेंशन सेम होता है, सब जगह टेंशन सेम होता है। अब एक रोप है, इधर से आप मान लो 10 न्यूटन लगाते हो, इधर से अगर 20 न्यूटन लग जाए तो डोंट यू थिंक रोप का साइज चेंज हो जाएगा, है ना? सो रोप का साइज चेंज हो जाएगा, तो इसलिए अगर यहां से 10 लगा रहे हो तो इधर भी 10 ही लगेगा। एंड रोप के अंदर या थ्रेड के अंदर टेंशन बाय डायरेक्शनल होता है, याद रखना। जैसे मैंने क्या बताया था, बाय डायरेक्शनल टेंशन कैसे होता है, ये ब्लॉक सिस्टम बताया था, M1 एंड M2 के जी दोनों के बीच में क्या है, थ्रेड। इस वाले को इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, खींच रहे हो, तो इस वाले को पीछे वाले को खींचता है और इस वाले को इस वाले के लिए पुल करता है इसको, बोलो, है ना? अगर रोप लगा दो, इधर से आप खींच रहे हो, तो ये वाला ब्लॉक के लिए टेंशन पीछे होगा ना। एक थ्रेड के अंदर एक ही टेंशन होता है, पहले तो ये याद रखना, एक थ्रेड के अंदर टेंशन एक ही होता है। तो इस वाले ब्लॉक के लिए ये आगे जाना चाहेगा तो ये थ्रेड इसको पीछे खींचेगा, तो टेंशन इस ब्लॉक के लिए पीछे। ये वाला ब्लॉक M1 कौन खींच रहा है इसको, वायर खींच रहा है, तो वायर में जो टेंशन है वही इसको एक्सेलरेट कराएगा, तो इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन फॉरवर्ड। तो एक सिस्टम के अंदर, एक इसके अंदर टेंशन बाय डायरेक्शनल होता है, याद रखना, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ब्लॉक को ले रहे हो आप, किस सिस्टम को ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और टेंशन हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है, हमेशा क्या होता है, पुलिंग। इस वाले ब्लॉक को इधर खींचेगा, इस वाले ब्लॉक को इधर खींचेगा, तो हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। ओके, और ये स्लेक कंडीशन में ना रहे,
स्लैक कंडीशन में ना रहे तो तभी लगेगा। अगर मान लो वायर कुछ ऐसे ऐसे हो जाए और अब खींचोगे तो अब तो ये इसमें कोई टेंशन होगा क्या? बोलो, अगर कुछ ऐसे लूज है तो इसमें क्या टेंशन होगा क्या वायर में? नो। ओके, तो नो। तो टेंशन होने के लिए दो कंडीशन है कि ये जितने भी टिप्स पे जहां से खींच रहे हो आप, ठीक है, दोनों पे खींचना चाहिए। और जैसे आप खींचते हो इधर से खींचना और इधर से खींचने की टेंडेंसी दोनों की बराबर होती है, ठीक है। तो ये इधर से आप खींच रहे हो 10⁻⁴ से, इधर से भी 10⁻⁴ से, ठीक है। अगर ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस तो इधर चला जाता है ये, ठीक है। तो दोनों का इक्वल है, तो टेंशन सब जगह 10⁻⁴ ही होगा, ठीक है। इट्स लाइक कि ये वायर है, अब वायर को मैं देखो एक जगह से खींचूं तो इसमें कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वायर विल बिकम लूज। एक जगह से खींचो, अब इधर से अगेन सेम फोर्स से आप खींचोगे तो इसके अंदर ये लूज नहीं होगा, इट विल बिकम टाइट। So now this force would be same as the force which is with which you are pulling it. I hope this thing is clear. So the answer would be A. सर टेंशन एक पुल फोर्स होता है ना? हाँ, पुलिंग फोर्स हमेशा याद रखना, पुलिंग होता है। कैसा भी सिस्टम हो हमेशा उसको पुल करेगा। कोई भी ब्लॉक सिस्टम मान लो इस टाइप से, ठीक है, ये पुली ले लिया आपने, एक यहाँ पे ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक के लिए थ्रेड टेंशन ऊपर होगा, एक वायर के अंदर एक ही टेंशन होता है। इस ब्लॉक के लिए टेंशन फॉरवर्ड होगा, इसको आगे खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, इसका खुद का वेट इसको नीचे लेके जाएगा, ठीक है, mg, ठीक है। जैसे ये सपोज करो इसका एक्सेलरेशन ये है, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है, ये दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट रिलेशन कि इसका मोशन इन दोनों के मोशन से, इसका मोशन इसके मोशन से रिलेटेड है। तो ये अगर ए नीचे जाएगा तो ये भी ए आगे जाएगा, इसका अगर एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए है। तो ऐसे लगा दो कोई, इसका टेंशन कितना होगा m1 × a, यहाँ इक्वेशन नीचे जा रहा है एक्सेलरेट करेगा ए से, तो कितना होगा mg माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m × a। दो इक्वेशन ऐसे फॉर्म करोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आई होप इज इट क्लियर दिस थिंग। इसको पुल करेगा, इसको ऊपर पुल करेगा, तो हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है। बट ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब mg टेंशन से ज्यादा ग्रेटर है, तो नेट फोर्स वेट लग रहा है ना इसका खुद का, स्मॉल m का, ठीक है, स्मॉल mg माइनस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल m × a, ठीक है। ये m1 है तो ये m2 ले लो, तो अब थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी होगी। m2g माइनस m2 × a, सो ये m1 × a ये हो गया, ठीक है। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 × a, क्योंकि इसको भी एक्सेलरेट करना है डाउनवर्ड ए से। इसका एक्सेलरेशन अगर आगे है नीचे a तो इसका भी a ही होगा, बोलो कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो अब आई नो सपोज करो ये ब्लॉक है जस्ट लाइक दिस, और ये पुली सिस्टम है, ये थ्रेड इससे जा रहा है। जब ये नीचे जाएगा, पुली क्या करता है, सिर्फ फोर्स को क्या करता है, चेंज करा देता है डायरेक्शन। इसका मास m2 kg है, तो ये m2 g वेट से नीचे जाना चाहेगा, इसका भी मास लगे, वेट लगेगा। देखो दिस इज m1g, तो वो तो इसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स, ये जो जिस टेबल पे है। तो ना ये हॉरिजॉन्टली ऊपर वर्टिकली तो नहीं जा सकता, सिर्फ इसमें जो वायर में टेंशन है वो इसको खींच रहा होगा, ठीक है। यहां पे वायर में ये m2 नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। अगर m2 नीचे जाना चाहेगा तो ये वायर में जो टेंशन है उसको रेजिस्ट करेगा, नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि पुल्ड है ना इससे, ये पीछे वाला पुल कर रहा होगा, इसको रेजिस्ट कर रहा होगा। हाँ, तो टेंशन एक वायर में एक ही होता है, बट डायरेक्शन सबकी चेंज हो सकती है।
इस वायर के लिए पुल होगा, पुल करेगा, इस वायर के लिए भी पुल करेगा, तो हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है टेंशन, ठीक है। अब अगर ये x मीटर नीचे जाएगा तो ये x मीटर आगे जाएगा, है ना। तो अब जिसका इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही तो होगा, बोलो। सर सेम होंगे ना? हाँ सेम होंगे ना, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी वेलोसिटी होगी, जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका एक्सेलरेशन होगा, ये तो क्लियर है। जो इसका डिस्प्लेसमेंट वो इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। थ्रेड का वेट नहीं लिया हमने, मैंने बोला ना शुरुआत में ही कि थ्रेड का वेट नहीं लेना है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है को मतलब एक्सटेंशन नहीं होता। ज्यादा वेट हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट से तो फिर कौन सा? सर जैसे M1 और M2 है, M2 में ज्यादा रहा M1 से तो फिर क्या फर्क पड़ता है? टेंशन देखो इस पे डिपेंड करता है कि अभी मैंने ऑलरेडी बोल लिया कि ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये भी एक्सेलरेशन इधर होगा इसका, बोलो। यस सर। इसको रेजिस्टिव, पीछे कोई रेजिस्ट कर रहा है क्या, कोई खींच रहा है कोई फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है ना। हाँ सर। फ्रिक्शन तो है ही नहीं जो इसको ब्लॉक को रोक सके, बोलो। कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो कौन रोकेगा इसको? कोई नहीं रोक सकता इस ब्लॉक को आगे जाने से, ठीक है। ठीक है सर। इस केस में नेट नॉर्मल m1g के बराबर है, क्योंकि तो ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ ये आगे ही जा सकता है फॉरवर्ड। इसका एक्सेलरेशन तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए, टेंशन ही इसको एक्सेलरेट करा रहा है। इस ये भी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब m2g इज ग्रेटर देन t, तो नीचे डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना होगा? ये नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। दो इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्सेलरेशन पूछा है या टेंशन पूछा है, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, आसानी से आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस सर। चलो भाई आगे मूव करते हैं हम, जल्दी बताओ। इफ अ बॉडी इज व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या थर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर स्टेशनरी है तो नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, तो जितने भी फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। तो हाँ, सो थर्ड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से ये वाला देखो क्वेश्चन अब। फॉर अ 1 kg मास बीटी ग्राफ इज गिवन टू यू, बीटी ग्राफ ऑलरेडी गिवन है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जल्दी बताओ। देखो ए बी पोर्शन पे यू कैन इजीली फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ए बी पोर्शन पे एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का? 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, 8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन बीसी पोर्शन कितना होगा? 0। मोमेंट वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। एक्सेलरेशन इन सीडी पोर्शन कितना होगा? फाइनल स्पीड 0 है, 0 माइनस इनिशियल स्पीड ये थी, टाइम कितना लगा? 20 माइनस 14 कितना? 6, तो माइनस 8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो तीनों में कांस्टेंट था, तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। इस केस में फोर्स कितना होगा? मास कितना है? तो 8/6 न्यूटन, है ना। इस केस में फोर्स कितना होगा? फोर्स इन सीडी पोर्शन माइनस 8/6 न्यूटन। तो बताओ भाई, अब ऑप्शन देखो। फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू फोर्स बिटवीन सी एंड डी, ये करेक्ट है क्या? दोनों पे फोर्स इक्वल नहीं है, बोलो। इक्वल तो है पर ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का रिवर्स है।
हम ये नहीं कह सकते क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है भाई। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो डिफरेंट है। बाकी ऑप्शन देख लो, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A man of 90 kg is standing on an elevator whose cable broke suddenly. उसकी केबल भाई टूट गई है ना? ये केबल है, ब्रेक हो गई है। Elevator falls freely. The force exerted by the floor on the man is, क्या होगा? Dakshi saying 2. देखो अगर स्टेशनरी है तो जितना वेट आप लगा रहे हो ना उतना ही नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा एलिवेटर आप पे। अब कंडीशन क्या है? अगर ये टूट गया है तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तो क्या फ्रीली फॉल तो ये भी कर रहा है, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी इसका एक्सेलरेशन सेम ही है, तो क्या ये कितना फोर्स लगाएगा क्या इस पे? कैंसिल नहीं कर रहे, ये फोर्स अब लगा ही नहीं पाएगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो अंडर फ्रीली फॉल कंडीशन, दिस एलिवेटर इज ऑल्सो अंडर फ्रीली फॉल कंडीशन, तो ये अपने फोर्स नहीं लगाएगा अपना वेट इस पे। हाँ, तो नेट फोर्स बॉडी पे ना ये इस पे लगाएगा ना ये इस पे लगाएगा, सो रिएक्शन फोर्स भी जीरो होगा, सो दिस वुड बी द आंसर, जीरो। एन इज इक्वल टू एम जी स्टेशनरी कंडीशन में होता है, जब लिफ्ट नहीं चल रहा है तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी के बराबर है। तो मतलब आप जितना, अभी मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी सेम फोर्स लगा रहा है मेरे पे। ठीक है, फ्लोर इज ऑल्सो अप्लाइंग द सेम फोर्स राइट नाउ। अभी जो मैं कंडीशन में हूँ मैं, दिस इज द सेम कंडीशन जब स्टेशनरी होता है। ठीक है, अब पूरा जब स्टेशनरी होता है तभी कंडीशन है, जब ये लिफ्ट की वायर कट गई, सो बोथ आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं ना नीचे, तो ये क्या इस पे फोर्स लगा पाएगा क्या? नहीं लगाएगा। सो ना एक्शन है तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन करो। A body of mass 10 kg moves at a constant speed of 10 meter per second. A constant force that acts for 4 second. 10 kg का ब्लॉक था, स्पीड ये थी, अब कोई फोर्स लग रहा है इस पे 4 सेकंड तक के लिए, है ना, एंड गिव्स और उसकी स्पीड को कम करके इतना कर देता है। द फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा फोर्स? इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एंड द मास इज 10 kg एंड फाइनली इसकी स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स कितना लग रहा होगा वो पूछा है। सो फोर्स वी ऑलरेडी नो, m इंटू वी माइनस यू बाई टी होता है ना, तो यहां से यहां तक जाने में 4 सेकेंड लगा, तो निकाल लो मास कितना है 10 kg, फाइनल स्पीड 2, इनिशियल स्पीड 10, कितना टाइम लगा 4, कितना आ रहा है -20 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सिंपल है, जल्दी जल्दी करोगे। आई थिंक हार्डली इसको करने में 20 सेकेंड 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर? चलो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आज के सेशन के लिए। हम ये बताओ, the momentum P, kinetic energy E of a body and mass are related as, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। we know that kinetic energy is क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम कितना होता है m इंटू वी, है ना, तो E क्या हो सकता है बताओ क्या होगा? शौर्य सिंह ए, ऊपर में m और नीचे में m से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या हो जाएगा हाफ mv का होल स्क्वायर बाय m,
तो ये p का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो p कितना होगा, √2m e। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये रिलेशन आप याद रखना है, या p इज इक्वल टू √2me। ठीक, m से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ m ऊपर नीचे कर दो ना, क्या दिक्कत है। स्क्वायर। तो एम बी का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, सो दिस इज नथिंग बट पी का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। तो कई बार एक्सप्रेशन सीधा डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। सो जल्दी से ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। या दोनों सही है या दोनों फॉल्स है, क्या होगा। सर 2 सर तो अब तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो किसी का गलत आना चाहिए, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही कहते हैं, वो क्या होता है, फोर्स ऑन टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ओनली सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन। A force of 1 kilogram weight produces in a mass of 9.8 kg an acceleration of, क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कबीरी सिंह सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि 1 किलोग्राम वेट होता है क्या है भाई। 1 केजी ब्लॉक का जो वेट होता है दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम वेट। तो 1 केजी वेट कितना होगा, जो 1 केजी ब्लॉक का मास होता है, वेट होता है m इंटू जी, मतलब 1 केजी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होगा ये, 10 न्यूटन के बराबर होगा। ओके, आदित्य का आंसर आ गया 1। ठीक है, सो इतना फोर्स को हम 1 किलोग्राम वेट कहते हैं। किसी बॉडी में इतना फोर्स लगे जिसका मास कितना है 9.8, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लगाना है हमें, 10 न्यूटन का। मास कितना दे रखा है, ओके इसकी वैल्यू 9.8 ले लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू, जब वैल्यू गिवन नहीं होती, जी की वैल्यू जब गिवन नहीं होती तो उसको 9.8 लेते हैं, तो इट वुड बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन, है ना। तो फोर्स कितना है 9.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9.8 मास, तो इट वुड बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एम एन टू जी, हाँ तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 केजी ग्राम वेट फोर्स अगर 9.8 न्यूटन बॉडी पे पड़ता है जिसका मास है, उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। बोलो श्याम, है ना। यस अखिल बोलो। इससे पहले वाले, ये देख लो, यस क्या दिक्कत है। एक और ये -30 क्यों आएगा। अब बॉडी का मास 10 है, ठीक है, स्पीड देखो 10 था, 10 केजी का ब्लॉक ही है, फोर्स लग रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगता है 4 सेकेंड। तो फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो m v माइनस यू बाई टी होगा। मास कितना है 10 केजी का, फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना है 4। A body of 10 kg moves at a constant speed of
-2 -10, हाँ ठीक तो है। 10 इंटू -8 डिवाइड बाई 4, तो 4 कितना हो जाएगा 2। A force of force acting 2 meter per second. Okay, gives in a speed of 2 meter per second. ये फोर्स के बारे में पूछ रहा है, ये फोर्स के बारे में बता रहा है। A constant force of 4 second on the body gives an speed of इतना in opposite direction, ये तो फोर्स के बारे में बता रहा है, तभी तो इसकी स्पीड कम होगी। तो कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर दोगे? ये फोर्स के बारे में बता रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। 1 kg 1 किलोग्राम वेट, ये होता क्या है, कितना वेट है 1 kg मास का। अगर एक 1 kg का मास है, इसका वेट कितना होता है m इंटू जी के बराबर, तो 1 इंटू 9.8 इक्वल टू 9.8 न्यूटन, इतना होता है ना फोर्स। तो 1 kg ग्राम 9.8 न्यूटन के फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि 1 kg का कितना वेट है भाई, वही है, दैट इज कॉल्ड 1 kg ग्राम फोर्स। हाँ, मास 1 kg का वेट कितना है, इसका मतलब 1 kg का वेट कितना है, वो होता है 9.8 न्यूटन। तो क्लियर है, m इंटू जी। ठीक है, ओके। सो आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस कराए उसकी प्रैक्टिस करना, एट द सेम टाइम जितने भी फॉर्मूलाज है उसको थोड़ा सा रिमेंबर करो, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ में ट्राई करते रहो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी साथ साथ में आप ट्राई करते रहेंगे। ओके, सो आज का सेशन हम बच्चों यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।